सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने जब बात करी थी तो वी टॉक्ड अबाउट दी हाउ टू फाइंड अ मल्टीपेगर स्टॉक। उसमें भी 5 कैटेगरीज थी जो मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में कवर कर लिए, सो आप उसको देख सकते हो। आज हम लोग बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करेंगे पता है, जो सबके जुबान पे है कि लाइक एफआईआई ने इतना बेच दिया उतना बेच दिया तो हमें क्या करना चाहिए। नो डाउट, एफआईआई ने बहुत बेचा है। ठीक है, और ये इस साल की बात नहीं है। ये लास्ट, मैं आपको बताऊं, ये लास्ट 6 साल की यही स्टोरी है। मैं मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये लास्ट 6 साल की यही स्टोरी है, सिंस 2019 से लेके 2025 तक। जो एफआईआई ने किया है वो बस बेचा ही है। दे हैव बॉट नथिंग, एंड बहुत कम बॉट किया है। बट उसकी जगह पे जो डीआईआई ने बाई किया है वो नेक्स्ट लेवल बाई किया है। ऐसा समझ लो कि जो रेशियो था दैट इज 2.57:1। अगर जो एफआईआई है वो अगर 1 रुपए का माल बेचते तो उसके सामने जो डीआईआई है वो 2.57 रुपीज का माल खरीद लेते हैं। एंड ये जो डीआईआई है एंड जो म्यूचुअल फंड है वो इतने स्ट्रांग क्यों है पता है? दैट इज स्ट्रांग बिकॉज ऑफ अस। हम लोग टाइम टू टाइम हमारी एसआईपी पे करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर जा रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक कि ये कब तक चलेगा? सी, जो एफआईआई है, दे आर दी मोमेंटम प्लेयर्स। वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं एंड वो बस मोमेंटम को ट्रैप करते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट द डीआईआई, दे बिट फॉर द जीडीपी। दे आर द लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। ठीक है, वो लोग को और कुछ नहीं दिखता। वो लोग ऐसा नहीं है कि आज पैसे डाले, कल निकाल दिए, फिर वापस से उसी स्टॉक में वापस से पैसे डालेंगे, फिर वापस से नेक्स्ट डे निकाल देंगे। वो लोग ऐसा नहीं करते। एफआईआई वैसा करता है। ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन कि लाइक व्हाई एफआईआई आर लिविंग इंडिया? एक मेजर, 2-3 रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से एक मेजर रीजन ये है कि लाइक जो डॉलर का डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से उन लोग का जो रिटर्न है वो कम हो जाता है। ऑलरेडी अगर मैं देखूँ, ऑलरेडी जो निफ्टी 50 का रिटर्न है इन दिस ईयर, इट इज़ मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 12 से 15% तक का रिटर्न देता है। और उसमें भी अगर डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग हो जाता है तो फिर इनके रिटर्न वहीं पे कम हो जाता है। वो कम होके फिर 10%, 9.5%, 9% उस रेंज में आ जाता है। सो ये एक रीज़न है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि जो ईरान और रशिया का, सॉरी, ईरान एंड यूएसए का जो वॉर वगैरह चल रहा है, तो एफ आई आर आर लाइक कि पहले वॉर रुक जाए उसके बाद जो होगा देख लेते हैं। एंड तीसरा जो है वो है एनर्जी। एनर्जी के जो बैरल के जो प्राइस है वो कुछ अभी $100 पर बैरल हो चुका है। सो दिस आर दी सम रीजंस की जिस वजह से एफआईआई छोड़ के जा रहा है। नो डाउट वो वापस आने ही वाले, कहीं और नहीं जाने वाले। एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद वापस से आ जाएंगे। बट दी मेन इशू इज लाइक, कल रात को जब मैं बैठा था, कल रात को जब मेरे दिमाग में आया तब मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा, मेरे पास एक डेटा है, मैं इसको प्रेजेंट कर दूंगा। उस डेटा में दिया हुआ है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो जनवरी 2026 में 5% थी, जो अब बढ़ के 5.2 हो चुकी है इन अप्रैल। ठीक है। नो डाउट, अर्बन पॉपुलेशन की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो कम हो चुका है, बट जो रूरल वाला सेक्शन है उसमें बढ़ चुका है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है। अब हर महीने इंडियन स्टॉक मार्केट में अराउंड 20,000 करोड़ का इन्फ्लो आता है फ्रॉम एसआईपी। ठीक है। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होता है आगे जाकर, तो जो एसआईपीज है लोगों की वो डिस्टर्ब हो सकती है या तो बंद हो सकती है। ऑलरेडी एफआईआई छोड़ के चले गए इंडिया। डीआईआई के पास पैसे नहीं बचेंगे तो क्या होगा? मार्केट क्रैश हो जाएगी। ठीक है, ये एक मेरा अजम्पशन है। ठीक है, अगेन इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इट इज माई असम्पशन कि अगर आगे जाके अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है ड्यू टू एनी रीजन, मेजरली अभी जो 2-3 मेन रीजन एक है वो है ईरान का वॉर। ठीक है। दूसरा रीजन है आईटी सेक्टर
को नीचे गिरना, लाइक आप लोग को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, आईटी सेक्टर उसके ऑल टाइम हाई से, उसका जो मार्केट कैप है उसके ऑल टाइम मार्केट कैप से वो 48% डाउन है। अगर आज से 5 या 6 साल पहले अगर आईटी सेक्टर 100 रुपये का हुआ करता था, वहां से वो गिर के सिर्फ 52 रुपीज का रह गया है। एंड इंडिया का आईटी सेक्टर ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है इंडिया का। एंड इंडिया में आईटी सेक्टर में जितनी एम्प्लॉयमेंट है उतनी शायद ही किसी और सेक्टर में होगी। एंड अगर उसमें अगर ले ऑफ वगैरह आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हाउ डेंजरस और हाउ कंसर्निंग दिस सिचुएशन इज। ठीक है, नो डाउट कि एआई सबकी जॉब टेक ओवर कर रहा है, बट आप उन लोग के हिसाब से तो सोचो, जो अमेरिका है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो अपना ऑपरेशन रन करने के लिए इंडिया के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हम इंडिया है, हम सुपर पावर है, हम अगर हमारे ऑपरेशन रन करने के लिए किसी और को देते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम अपना प्रोजेक्ट जिसमें कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, हम वो प्रोजेक्ट किसी और को करने के लिए दे रहे हैं, जिससे जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जिसके पास खुद का एआई है, अगर वो काम वो खुद करवा सकता है तो क्यों नहीं कराएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है। एंड जो ये लोग बोलते हैं ना कि एआई बबल है, बबल है, मेरे को लगता है कि ये बबल होने का चांसेस ना सिर्फ 2026 में बस 10 to 20% है। ठीक है, अगर ये बस्ट होगा तो 20 to 20% चांसेस है कि ये बस्ट होगा, वरना आई डोंट थिंक सो कि बस्ट होने वाला है कभी। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो एआई में हम लोग वाई FII मतलब वाई यूएसए इज लीविंग इंडिया एंड नॉट गिविंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, या वेस्टर्न कंट्रीज आर लीविंग इंडिया नॉट गिविंग एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, आईटी प्रोजेक्ट्स टू इंडिया इज दे आर, उनको चाहिए कि एक उनको एआई इंजीनियर चाहिए, नॉट आईटी इंजीनियर। ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, उनको चाहिए एक एमएल डेटा एनालिटिक्स चाहिए उनको। दे डोंट वांट अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्रेडिशनल बीपीओ, उन लोगों को वो सब नहीं चाहिए। दे आर मोर फोकस ऑन दी प्रोडक्ट्स दैट आर इन द हाई डिमांड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। ठीक है, जो मैंने अभी नाम लिया, मैं ये पेज भी शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज द केस। ठीक है, अब बाय चांस अगर ये जो एआई है, एआई का जो बबल है वो अगर बर्स्ट होता है, इट वुड बी फार फार मोर डिस्ट्रक्टिव एज कम्पेयर टू 2008, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें लगे हुए हैं। लाइक अगर मैं ओपन एआई की बात करूँ, एंट्रोपिक की बात करूँ, वो लोग अपने जो आईपीओ लाने की बात कर रहे हैं वो $1 ट्रिलियन के आईपीओ लाने की बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन। सो दिस इज द थिंग, अगर इसमें थोड़ा भी अगर गड़बड़ होता है, इट इज गोना बी वर्स देन 2008, वर्स्ट। सो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो ध्यान में रखने जैसी है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, इंडियन मार्केट्स आर डूइंग वेल अनटिल अनलेस अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हिट ना करे। ठीक है, जो कि होने के थोड़े बहुत चांसेस मुझे लग रहा है, क्योंकि रिसेशन वगैरह आ सकता है इंडिया में, क्योंकि मोदी जी ने तो बोल दिया है कि बाहर मत जाओ, सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ, इस मोमेंट में भी अगर यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, यू शुड इन्वेस्ट इन द सेक्टर्स इन विच द गवर्नमेंट सेल्फ इज पोरिंग मनी। ठीक है, एक तो उसमें से डिफेंस है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई गेस कितना 12 लाख करोड़ का इन लोग ने इस बार जो एलोकेशन है वो दिया हुआ है बजट में। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स है, वो भी एक अच्छी स्पेस है। न्यूक्लियर से न्यूक्लियर है, SMRs है, आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, वो स्टॉक तो आगे जाके बढ़ने ही वाला है। अब इसमें भी मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ कौन से है, मैं आपका और काम इजी कर लेता हूँ। डिफेंस एंड न्यूक्लियर, इन दोनों के लिए BHEL है। ठीक है, जिसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ठीक है, एंड मेरे पोर्टफोलियो में भी है, बट मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा ये करने के लिए, इवन दो आई एम CFA लेवल 1। ठीक है, मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा ये सब करने मतलब इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है ये।
इट्स जस्ट अ नॉलेज एंड मैं आपकी थिंकिंग प्रोसेस को रिफाइन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। दूसरी है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए भी आपको स्पेशल केमिकल्स लगने वाले हैं, जिसके लिए हिमाद्री केमिकल्स एक है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। मेरे भी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है हिमाद्री केमिकल्स। उसके बाद जब न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट होगी तब उसको बनाने के लिए सीमेंट वगैरह लगेगा, रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो मेटल्स की कंपनी आप ले सकते हो, फॉरेन बफर। उसके बाद एचसीसी करके कंपनी है, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टिल नाउ जितने भी न्यूक्लियर पावर है इंडिया में, दैट हैज कंट्रीब्यूटेड अराउंड 60% इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, एक एचसीसी है, यू कैन बाय दैट स्टॉक, यू कैन, आई मीन यू कैन गो थ्रू दैट स्टॉक। उसके अलावा मेरे पास अभी फिलहाल सिल्वर पड़ा हुआ है, मैं सिल्वर में अपनी पोजीशन और बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के लिए इंडिया इज बुलिश ऑन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर कोई भी स्टॉक उठा लो। ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कंपनी एल एंड न्यूक्लियर पावर तो मैंने आपको बता ही दिया, एंड डिफेंस का ईटीएफ ले लो बस, और क्या करना है। सिंपल है, सिंपल थियरी है। इसमें आपको मल्टी बैगर तो आज की डेट पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, आपको ढूंढना पड़ेगा। बट दिस इज दिस दिस इज द सेक्टर्स दैट आर गोइंग टू बी safe haven for the investors even in this kind of situation. So this is it. एंड टुडे जो समरी है वीडियो का वो यही है कि भले एफआईआई जाते रहे, डीआईआई आई wanna buy the company, sorry, wanna buy the stocks which are listed in the India, and until and unless अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करता है तब तक तो कुछ टेंशन है नहीं। ठीक है। सो बस यही चीज़ें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, share to your other colleagues, friends, even your family members, if they, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको थोड़ी भी अगर नॉलेज मिली है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।